नमस्कार। मैं दिव्यांशी आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी आईक्यू पे। हमने आपको बहुत सारी ऐसी कहानियों से रूबरू कराया है जो एक मिसाल है कि किस तरीके से अपने पैशन को डेडिकेशन के साथ फॉलो करना है। लेकिन आज एक ऐसी कहानी से मैं आप सभी को रूबरू कराने जा रही हूँ जिन्होंने अपने पैशन के लिए अपना 15 साल लंबा जर्नलिज्म करियर को छोड़ा। साथ ही साथ वो एक फैमिली मैन है, अपने 2 साल के बेटे को अपने से दूर रखा सिर्फ इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए। हमारे साथ आज इस इंटरव्यू सेशन में मनोज कुमार सिंह जी, जिन्होंने सीजीपीएससी 2019 की परीक्षा में रैंक 129 हासिल की है और सीजीपीएससी 2021 असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ पब्लिक रिलेशंस में रैंक 1 हासिल की है। वेलकम मनोज जी टू स्टडी आईक्यू। थैंक यू वेरी मच। मनोज जी, मैं सभी को बता रही थी कि 15 साल लंबा जर्नलिज्म करियर आपने छोड़ा इस अपने पैशन को परस्यू करने के लिए, और आपने पहले ही अटेम्प्ट में 2 एग्जामिनेशन क्रैक किए हैं। क्या मोटिवेशन था? क्योंकि आप हम बात करते हैं एक स्टेबल जॉब करियर, एक स्टेबल करियर, आप वो सब छोड़ के आए थे। अपनी फैमिली मैन भी आप हैं और उन सभी को छोड़ के आए और अपने पैशन को आपने परस्यू किया। हाँ बिल्कुल, देखिए ऐसा पहले मेरे मन में नहीं था कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है। क्योंकि ऐसा होता तो शायद मैं तब ट्राई करता जब मैं कॉलेज से पास आउट होकर निकला था, या फिर उसके कुछ 1-2 वर्षों बाद। बट मैंने 2002 में कॉलेज पास आउट किया था, बीएससी बायोलॉजी से की थी, और उसके बाद से ही लगातार मैं जॉब में आ गया था। क्योंकि एक लोअर मिडिल का क्लास फैमिली से मैं रिलेटेड था, तो घर की फाइनेंशियल हालत बहुत अच्छी नहीं थी। तो कोई बताने वाला भी नहीं था कि पढ़ाई करके आगे करना क्या है। तो चूंकि मैंने साइंस से ग्रेजुएशन किया था, तो मुझे ये पता चला कि साइंस ग्रेजुएट करके मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं। तो मैं कुछ दिनों तक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर रहा, 2 साल के आसपास मैंने काम किया। लेकिन वो काम करते करते अंदर से फीलिंग हुई कि नहीं, ये काम मेरे मन का नहीं है। उस ड्यूरेशन में मैं कई सारी मीटिंग्स में गया, तो मीटिंग्स में मैंने ये देखा कि कुछ लोग हैं जो कैमरा और माइक लेके आते हैं, और वो जैसे ही पहुंचते हैं मीटिंग में, जितने भी जो ओनर्स हैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज के, वो बहुत ही रिस्पेक्ट देने लगते हैं उस पर्सन को, बाकायदा उसको बिठाते हैं, उससे बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं। तो ये 2004-5 के आसपास की बात है। मुझे लगा ये कौन से लोग हैं, कुछ अलग टाइप के दिखते हैं, इतनी रिस्पेक्ट इनको दी जाती है। तो फिर मैंने उनके बारे में पता करना शुरू किया, तो पता चला कि ये जर्नलिस्ट कहलाते हैं। फिर मन में एक फीलिंग हुई कि अगर इस फील्ड में इतना मान और सम्मान है, तो फिर मैं वही काम करूंगा। तो उस वक्त मेरे पास पत्रकारिता की डिग्री नहीं थी, लेकिन मैं न्यूज चैनल्स को देखता था, और न्यूज चैनल्स को देखने के बाद उन न्यूज को खुद से डिलीवर करने की कोशिश करता था। इस ड्यूरेशन में मैंने एक लोकल न्यूज चैनल ज्वाइन कर लिया, और उसके बाद मैंने जर्नलिज्म की पढ़ाई करी। इसके बाद फिर मैंने ईटीवी में इंटरव्यू दिया, ईटीवी में सिलेक्शन हो गया, वहां पे 2 साल काम किया। फिर जी न्यूज में इंटरव्यू दिया, जी न्यूज में तकरीबन 5 साल के आसपास काम किया। उसके बाद IBC 24, जो कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का एक लीडिंग न्यूज चैनल है, उसमें मैंने एज ए ब्यूरो चीफ 2-3 अलग अलग जगहों पे अपनी सेवाएं दी। इस ड्यूरेशन में दिवांशी मैंने ये फील किया कि एक जर्नलिस्ट जो है वो लोगों की मदद करने के लिए ही रहता है। वो लोगों की जो दुख दर्द है उसको शासन प्रशासन के थ्रू उनको दूर करने की कोशिश करता है। तो मैंने एक बार फिर से ये फील किया कि मैं इस पूरे प्रोसेस में सिर्फ एक मीडियम हूँ। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो है वो गवर्नमेंट ही है, क्योंकि जो जर्नलिस्ट है वो लोगों की आवाज को शासन तक पहुंचा सकता है। एक्चुअल में उनकी मदद करने का जर्नलिस्ट के पास यही एक साधन रहता है। तो इस दौरान मैंने कुछ यूपीएससी और सीजीपीएससी के टॉपर्स के इंटरव्यू भी किए, जो कि मेरे ही क्षेत्र से जहां से मैं काम कर रहा था। तो उनको देख के फिर ये फीलिंग हुई कि क्या मैं भी इस फील्ड को परस्यू कर सकता हूँ। तो मैंने तकरीबन 5 से 6 महीने के आसपास लिए पूरे प्रोसेस को समझने में, क्या सिलेबस है, क्या पढ़ना पड़ेगा, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, और पुराने क्वेश्चन पेपर्स को भी मैंने देखा। तो फिर ये फीलिंग आई कि मैं चाहूं तो शायद कर सकता हूं। लेकिन इन सबके बीच मैं 37 ईयर्स का हो चुका था, और मेरे पास 3 अटेम्प्ट बचे हुए थे, क्योंकि लोकल पीएससी में आप 40 साल की एज तक एग्जाम दे सकते हैं। तो मैंने फिर अपनी फैमिली से बात की। मेरी फैमिली का मतलब अपनी फैमिली में फिलहाल मैं ही मुखिया हूँ, क्योंकि मम्मी पापा कहीं और रहते हैं और मैं काम के सिलसिले में लग रहता हूँ, मेरी वाइफ, मेरे 2 बच्चे। तो मैंने अपनी वाइफ से बातचीत की, तो फिर ये हुआ कि नहीं, ये चीज ट्राई करनी चाहिए। क्योंकि अगर मैं ये बाद में सोचूंगा कि काश मैंने ये किया होता तो आज मैं ऐसा होता, आज मैं वैसा होता, हम लोगों ने ये डिसाइड किया, मैं और मेरी वाइफ ने, कि ऐसी फीलिंग फ्यूचर में नहीं होनी चाहिए। तो फिलहाल जो सोच रहे वो करो। फिर ये हुआ कि अगर नहीं हुआ तो, क्योंकि सक्सेस रेशियो 0.1% के आसपास से ही रहता है। तो फिर ये हुआ कि इतना लंबा जर्नलिज्म का कैरियर है, अगर मैं बाद में भी शुरू करूं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी फिर से उसको शुरू करने में। तो मन में एक था कि अगर नहीं भी होगा तो एक अच्छा खासा करियर मेरे पास ऑलरेडी बैकअप के तौर पे है। उसके बाद फिर मैंने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई और लग गया, और फाइनल रिजल्ट आपके सामने। मनोज जी, जैसे आपने कहा कि हमेशा अगर आप ये ट्राई नहीं करते तो मन में एक कसक सी रह जाती कि शायद ट्राई कर लेते, और आप एक जर्नलिस्ट थे और
अभी जर्नलिस्ट जनता की आवाज हो सकता है, लेकिन इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी हमेशा आपको बनना था। कितना कितना डिफिकल्ट था ये चॉइस करना कि आप अपनी नौकरी छोड़ रहे, अपना इतना लंबा करियर छोड़े जिसमें आप एक ऑलरेडी एक्सेल कर रहे। देखिए मुश्किल तो था, क्योंकि एक तो मन में ये आ रहा था कि मुझे कंपटीशन ऐसे लोगों से करना है जो ज्यादातर यूथ है, क्योंकि मेरी एज के लोग मैक्सिमम या तो सेलेक्ट हो चुके होते हैं, मेरी उम्र तक आने तक वो 2-3 प्रमोशन ले चुके होते हैं, या फिर वो किसी और जॉब में चले जाते हैं, तैयारी की बात करना छोड़ देते हैं। लेकिन मेरे लिए ये करना वाकई में एक चैलेंज था, क्योंकि जो मैंने सोचा है उसे साबित करके भी दिखाना था, और जो चैलेंजेस है उसको भी एक्सेप्ट करना था। और मैं एक कॉमन घर का लड़का नहीं था जिसे सिर्फ पढ़ाई करनी है, मुझे अपने घर के राशन की भी व्यवस्था करनी थी, मुझे अपने बच्चों की देखरेख भी करनी थी, और बाकी जरूरतों को भी पूरा करना था। इन सारी चीजों को देखते हुए फाइनली मैंने ये डिसीजन लिया कि सब कुछ कर दूं, उसके बाद भी मेरे पास काफी कुछ समय बच जाएगा। तो शुरुआत मैंने जॉब करते करते ही करी थी। जनवरी से लेके अगस्त तक मैं जॉब करते करते पढ़ाई करता रहा। जो भी काम करने के बाद वक्त बचता था मैं उसमें पढ़ाई करता था। और जैसे ही नोटिफिकेशन आया, सितंबर अक्टूबर के आसपास जो है ये पता चल जाता है कि नवंबर में नोटिफिकेशन आ जाता है, और फरवरी में हमेशा प्रीलिम्स के एग्जाम होते हैं छत्तीसगढ़ में। तो फाइनली अगस्त में मैंने अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया। 1 महीने की नोटिस पीरियड पे रहा। सितंबर 2019 में मैं अपनी नौकरी से रिलीव हो गया। और उसके बाद फिर मैंने गवर्नमेंट लाइब्रेरी पकड़ी। सुबह 8 बजे मैं गवर्नमेंट लाइब्रेरी जाता था और रात के 8 बजे से वहां से वापस आता था। तो ये तकरीबन 3 महीने का शेड्यूल था जो मेरा चला, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। और उसके बाद फिर तैयारी जो थी, उससे एक चीज समझ में आ गया था कि अगर इसी तरह से तैयारी चलती रहे तो वो चीजें हो जाएंगी। उस वक्त ये नहीं पता था कि कोविड का दौर आने वाला है, आने वाले समय में क्या होगा। फरवरी में मैंने प्रीलिम्स का एग्जाम दिया, और एग्जाम देने के बाद इवेंचुअली हो गया था कि मेरा कट ऑफ जो है वो नॉर्मल से ऊपर है, और मैं ये प्रीलिम्स क्लियर कर जाऊंगा। मैंने पुराने जो रिकॉर्ड थे वो देखे थे। तो उसके बाद से फिर मैं मेंस की तैयारी में जुट गया। मन में ये था कि मैं बिलासपुर जाऊंगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो पीएससी का हब है वो बिलासपुर में, वहां पे अच्छी कोचिंग है। और वहां से मैंने मेंस की प्रिपरेशन करने के बारे में प्लान किया था। बट मार्च 2020, जैसा आप सबको पता है, लॉकडाउन लग गया और सारी चीजें बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गई। तो इस ड्यूरेशन में मैं पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं कर पाया, और अब सच बोलूं तो हताश हो गया था कि शायद अब जो है मेरा मेंस नहीं निकलेगा, क्योंकि मेरी मेंस की तैयारी बहुत अच्छी नहीं थी। जुलाई 2020 में मेंस की डेट थी, लेकिन कोविड की वजह से वो पोस्टपोन्ड हो गई। ये मेरे लिए काफी फायदेमंद रहा, और फिर मैंने घर पे ही पढ़ाई करनी शुरू कर दी। फाइनली अक्टूबर के आसपास फिर से ये डेट आई कि मेंस जो है वो अक्टूबर 2020 में होगा। उस वक्त मेरे पास चैलेंज ये था कि मेरी बेटी थी 8 साल की और मेरा बेटा था 2 साल का। बेटे की वजह से काफी डिस्टरबेंस होता था, क्योंकि वो छोटा है, उसको तो नहीं पता कौन क्या कर रहा है, उसको पापा भी चाहिए, उसको मम्मी भी चाहिए। तो मैं और मेरी वाइफ ने फाइनली ये डिसाइड किया कि बेटे को कुछ समय के लिए, जब तक कि मेंस नहीं हो जाता, तब तक हम उसको अपने से दूर रखेंगे। क्योंकि वाइफ भी जा सकती थी, लेकिन अगर वो जाती तो फिर बाकी घर की चीजें, खाना या फिर बिटिया को देखना, वो सारी चीजें दिक्कत होती। तो यही डिसाइड हुआ कि बेटे को कुछ दिन के लिए हम अपने से दूर रखेंगे। तो मेरे बड़े भैया हैं, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में रेणुकूट में है, हिंडाल्को कंपनी में जॉब करते हैं। मैंने अपने 2 साल के बेटे को उनके पास भेज दिया। और अक्टूबर का जो मेंस होना था, एक बार फिर से वो डेट पोस्टपोन्ड हो गई। कब होगी डेट ये पता नहीं थी। तो ये हुआ कि क्या बेटे को वापस ले जाया जाए। तो फिर ये डिसाइड हुआ कि नहीं, अगर अब बेटा चला ही गया तो मेरे को मेंस और बेहतर तरीके से तैयार करना है। तो मैंने अपने फुल डेडिकेशन के साथ मेंस की तैयारी शुरू कर दी, और मार्च 2021 फिर वो डेट आई जब मेंस के एग्जाम हुए, और मैंने मेंस का एग्जाम दिया। और फाइनली बाद में रिजल्ट आए, इंटरव्यू भी कॉल हो गया, और इंटरव्यू में मैंने 150 में 101 नंबर सिक्योर किया। और ये जो 2019 सीजीपीएससी था, उसमें मैंने 129 रैंक सिक्योर किया, और असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट के पोस्ट पे मैं मेरा चयन हुआ। इसके बाद एक और एग्जाम दिया था मैंने, असिस्टेंट डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन। ये सीजीपीएससी 2021 का एग्जाम था, और इस एग्जाम में फाइनली फिर मैंने रैंक 1 सिक्योर किया। तो ये मेरी पूरी जर्नी थी दिव्यांशी। काफी अप एंड डाउन थे, काफी चैलेंजेस थे, काफी दुख था, काफी दर्द था। एक बच्चे को अपने से दूर भेजना काफी मुश्किल होता है, लेकिन मैं, मेरी वाइफ, मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया, और फाइनली जो मैं सपना देखता था कि मैं एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी बनूं, आज वो पूरा हो गया है। मनोज जी, बिल्कुल जो जिस तरीके से आप बता रही थी कि अपने बेटे को, 2 साल के बेटे को दूर रखा, कहते ना किसी एक के सक्सेस के पीछे पूरी फैमिली का हाथ होता है, और वो बिल्कुल आपके केस में दिख भी रहा है।
मनोज जी, आपने जो CGPSC 2021 के एग्जामिनेशन के अंदर जो असिस्टेंट डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस है उसमें आपने रैंक 1 हासिल की है। मैं चाहती हूँ आप इस एग्जामिनेशन के बारे में हम सभी को बताएं, क्या मिनिमम क्राइटेरिया होते हैं इस एग्जामिनेशन में अपीयर होने के लिए। देखिए, असिस्टेंट डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन, इसको हिंदी में सहायक संचालक जनसंपर्क कहते हैं। ये एक क्लास 2 की जॉब है और छत्तीसगढ़ PSC में समय समय पर ये होता रहता है। बेसिकली अगर नॉर्मल भाषा में बोले तो हम इसे PRO कहते हैं, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, जो कि एक जिले में रहता है और मंत्रालय में भी रहता है। और छत्तीसगढ़ में एक संवाद करके स्थान है जहाँ पे शासन की योजनाओं का प्रचार प्रसार करना रहता है। फील्ड की जो रिपोर्टिंग करनी रहती है, शासन की योजनाएं हैं, इन सारी चीजों को करना रहता है। इसका वर्क कल्चर ये है। इस एग्जामिनेशन की क्राइटेरिया की बात करूं तो इस एग्जामिनेशन के क्राइटेरिया के लिए ग्रेजुएशन के साथ साथ आपको जर्नलिज्म में भी डिग्री होनी अनिवार्य है, नेसेसरी है। दो चीजें हैं जो सबसे पहले आपको फुलफिल करनी है। सबसे पहले तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए और ग्रेजुएट होने के साथ आपके पास जर्नलिज्म की डिग्री होनी चाहिए। यहाँ पे डिग्री ही होनी चाहिए, डिप्लोमा नहीं होनी चाहिए। कई कैंडिडेट ऐसा होते हैं जिनके डिप्लोमा से उन्होंने अपीयर हुआ बट बाद में वो डिस्क्वालीफाई हो गए। तो एक तो स्नातक, दूसरा जर्नलिज्म में डिग्री, ये चीजें जरूरी हैं। उसके बाद फिर आप इस एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जो इंटरव्यू का पोर्शन है उसमें मैक्सिमम जर्नलिज्म से ही रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि ये जो पोस्ट है उसका जो पार्ट है वो नेचर पूरा जर्नलिज्म का ही है। इसलिए एक जर्नलिस्टिक अप्रोच के साथ इस एग्जाम को देना होता है। हालांकि अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस में अलग से जर्नलिज्म का कोई पोर्शन नहीं होता है। नॉर्मल जो CGPSC का सिलेबस है सेम सिलेबस है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो इस कंडीशन में नॉर्मल एक बंदा जो लगातार PSC की तैयारी कर रहा होता है वो एडवांटेज ले जाता है, क्योंकि मैक्सिमम जो जर्नलिस्ट होते हैं वो आमतौर पे जॉब में आने के बाद पढ़ाई से दूर हो जाते हैं लेकिन करंट अफेयर से जुड़े रहते हैं। मेरे साथ ये था कि करंट अफेयर से तो मैं जुड़ा ही हुआ था, लेकिन साथ ही साथ मैंने हाल ही में CGPSC 2019 दी थी, तो मेरी पढ़ाई भी लगातार चल रही थी। यही वजह थी कि शायद इस एग्जाम में मैं अच्छा परफॉर्मेंस कर पाया। लेकिन इस पूरे सिलेबस को मैंने ये देखा, इस सिलेबस को मैं जल्दी कवर कैसे कर सकता हूँ। तो मुझे डॉक्टर गौरव गर्ग का जो करंट अफेयर था वो उसने बहुत ज्यादा हेल्प किया, और साथ ही साथ डॉक्टर विपिन गोयल का जो GS पोर्शन था उसने मुझे बहुत हेल्प किया। मुझे ऐसा लगा कि जब एग्जामिनेशन दे रहा हूँ तो सर के लेक्चर्स ही कान में गूंज रहे हैं, तो मुझे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में कभी कोई परेशानी नहीं हुई। और शायद यही वजह थी कि मैंने ज्यादा नंबर सिक्योर किया। मनोज जी, आप जैसे बता रही थी जो एग्जामिनेशन है असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ पब्लिक रिलेशंस, जैसे हम PRO भी कहते हैं, जो पैटर्न है वो बिल्कुल PSC जैसा ही है। क्या डिफरेंस आ जाता है अगर हम दोनों एग्जामिनेशन की बात करें? जर्नलिज्म का पोर्शन इंटरव्यू में ही पूछते हैं और क्या पैटर्न रहता है एग्जामिनेशन का, वही प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू? देखिए, अगर मैं नॉर्मल सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की बात करूं जो कि साल में एक बार होते हैं, तो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू होते हैं। लेकिन अगर असिस्टेंट डायरेक्टर जनसंपर्क की बात करूं जो कि PSC ही लेता है, इसमें मेंस का पोर्शन नहीं होता है। इसमें सिर्फ एक प्रीलिम्स होते हैं जिसमें 150 क्वेश्चन होते हैं। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, टोटल 300 मार्क्स के होते हैं। माइनस मार्किंग भी रहता है 1/3, और इसके बाद सीधे जो कैंडिडेट होता है वो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो जाता है। और इंटरव्यू जो होता है वो 30 मार्क्स का होता है। 30 मार्क्स के इंटरव्यू और 1 डे जो एग्जाम होता है, इन दोनों से मार्क्स जोड़े जाते हैं और उसके बाद फाइनल मेरिट जारी की जाती है। मेरे जो मार्क्स थे वो 185 थे रिटन में, और इंटरव्यू में मैंने 30 में 22 नंबर सिक्योर किया था। और दोनों नंबर की जब मेरिट जारी हुई तो उसमें मेरे मार्क्स सबसे ज्यादा थे। मनोज जी, अगर मैं पहले रिटन की बात करूं तो रिटन में जो अलग अलग सेक्शंस हैं उसको किस तरीके से कवर करना है? देखिए, रिटन की अगर बात करूं तो जो सिलेबस है वो बहुत लेंदी है। उस सिलेबस को अगर हम डिफरेंट सोर्सेस ऑफ बुक से पढ़ेंगे तो वो कभी भी ना कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो सबसे जरूरी ये है कि हम एक ऑथेंटिक बुक को बेस बनाएं और उस बेस के अकॉर्डिंग अपने सिलेबस को कंप्लीट करें। लेकिन फिर भी वो बुक कुछ ज्यादा ही मोटी रहती है, तो इसके लिए एक स्मार्ट स्टडी करनी होती है। स्मार्ट स्टडी ये कहती है कि आप बुक्स को मल्टीपल टाइम्स पढ़ें और उसके बाद अपने खुद के नोट्स बनाएं। तो मैंने यही किया, मैंने बुक्स को मल्टीपल टाइम्स पढ़ा और फिर बाद में ये फील होने लगा कि कौन से पोर्शन ऐसे हैं जिसमें एग्जामिनेशन में पूछते हैं, कौन से पोर्शन ऐसे हैं जिससे एग्जामिनेशन में या तो नहीं पूछते हैं या बहुत कम पूछते हैं। तो मैंने ऐसे टॉपिक्स के नोट्स बनाने शुरू किए। 1 से लेके 7 पेपर तक के जो मेंस के पेपर होते हैं सभी के मैंने नोट्स बनाए और उन नोट्स के अकॉर्डिंग फिर अपनी तैयारी करनी शुरू की। और इसके अलावा फिर एक मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी रहता है, क्योंकि मॉक टेस्ट देने से ही कॉन्फिडेंस पता चलता है कि आखिरकार आप सही टाइम पे उस पर्टिकुलर दिए हुए टाइम में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। तो सबसे जरूरी है ऑथेंटिक बुक्स पढ़ना, बुक्स को पढ़ने के बाद अपने नोट्स बनाना और नोट्स को मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना, क्योंकि जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे हमें मेंस में उतना ही ज्यादा फायदा होगा। अगर हम अलग अलग सब्जेक्ट्स की रिवीजन साइकिल की बात करें तो वो किस प्रकार होनी चाहिए?
मैंने IEEE का फार्मूला अपनाया था। IEEE का फार्मूला ये कहता है कि एक बार तो इमीडिएट, दैट मीन्स कि आज अगर मैंने कोई चैप्टर पढ़ा है तो आज ही एक बार उसको फिर से पढ़ लूं, और उसके बाद 111, फिर एक दिन बाद, फिर एक सप्ताह बाद, और फिर एक महीने बाद। मैं इस प्रोसेस पे अपने रिवीजन को लेकर चलता था, और ये काफी फायदेमंद है, साइंटिफिकली है। और बार बार डॉक्टर गौरव सर कहते हैं कि जो है कि कुछ ऐसी टेक्निक अपनानी चाहिए जिससे कि आपका माइंड हमेशा फ्रेश रहे। तो वो कई बार ये बोलते हैं कि 50-10 का फार्मूला अपनाकर अगर आप पढ़ते हैं तो फायदेमंद होगा। तो मैं मैक्सिमम इसी प्रोसेस को अपनाता था, 50 मिनट के आसपास पढ़ता था, उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक लेता था। और ये जो साइकिल चलती थी वो 3 बार चलती थी, और 3 बार जब ये साइकिल कंप्लीट हो जाती थी 50-50 मिनट की, तो फिर फाइनली मैं एक लंबा ब्रेक लेता था। तो इस तरह से ऑन एन एवरेज अगर मैं घंटों की बात करूं, जो कि ज्यादातर एस्पिरेंट पूछते हैं कितने घंटे पढ़ने चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि मैं 6 से 8 घंटे से ज्यादा पढ़ता था। लेकिन ये एक साइंटिफिकली पढ़ाई थी, और जो रिवीजन था वो भी IEEE के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग था, तो चीजें बहुत ज्यादा जल्दी कवर होती चली गई थी। मनोज जी, ये तो हमने बात कर ली रिटन एग्जामिनेशन को किस तरीके से क्लियर करना है, और ये जो मुझे लगता है जो IEEE का जो रिवीजन फॉर्मूला है वो बहुत सारे लोगों को समझ में आएगा और वो इंक्लूड भी करेंगे अपने प्रिपरेशन में। अब मैं आगे चलती हूँ और बात करती हूँ जो इसका दूसरा स्टेज है, जो इसे इंटरव्यू भी कहते हैं, उसको किस तरीके से प्रिपेयर करना है एक एस्पिरेंट को, क्योंकि हमेशा एक सबसे ज्यादा ट्रिकी स्टेज भी हो जाता है। रिटन तो कई बार आप प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन जो इंटरव्यू रहता है वो शायद आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन आप प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अब बिल्कुल देखिए, अगर मैं बोलूँ इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसी होती है, तो शायद इंटरव्यू की कोई प्रिपरेशन नहीं होती है। क्यों? क्योंकि आप अपने नॉलेज का टेस्ट देके ही इंटरव्यू तक पहुंचते हैं। तो इंटरव्यू में नॉलेज की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। अब वहां पे वैल्यू रह जाती है कि आप कितने पोलाइट हैं, आप कितने हंगर हैं, आप किस तरह से अपनी बातों को प्रेजेंट करते हैं। वहां पे मैक्सिमम यही देखा जाता है। कई बार ऐसा होता है कि जब आप अंदर इंटर करते हैं इंटरव्यू हॉल में, तो वो सबसे पहले तो बहुत अच्छी तरीके से बातचीत करते हैं, एक क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन का आंसर आप दे रहे होते हैं, तभी अचानक से बीच में कोई दूसरा बोर्ड मेंबर इंटरेक्ट कर देता है, और फिर वो ये देखता है कि आप उस सिचुएशन में किस तरह का फीलिंग करते हैं। क्या आप अचानक से इंटरेक्ट करने पे थोड़ा सा घबरा गए, या फिर पुराने क्वेश्चन जो आप जिसका आंसर दे रहे थे उसका आंसर देना आप बंद कर दिया, और नया जिन्होंने इंटरेक्ट किया उसका आंसर देना शुरू किया। तो इस तरह की जो ट्रिक्स है वो अंदर इंटरव्यू बोर्ड में अपनाई जाती है, और यही चीजें परखी जाती हैं। बेसिकली ये देखा जाता है कि आपका जो एनालिटिकल व्यू है वो कितना अच्छा है, किसी एक मुद्दे पर आप कितनी अच्छी समझ रखते हैं, और उस पर आपकी अपनी व्यक्तिगत राय है क्या है। क्या आप किसी एक व्यक्तिगत मुद्दे के प्रति एक तरफा राय रखते हैं, या फिर आपकी राय जो है वो संतुलित है। तो इस तरह से अगर आप शुरू से ही सारी चीजों को अच्छी तरह से समझ के पढ़ के चल रहे हैं, तो इंटरव्यू की तैयारी अपने आप ही होती चली जाती है। और एक चीज ये जरूर कहना चाहूंगा कि अगर जो एग्जाम, जो भी आप बनना चाहते हैं, जो एग्जाम आप देना चाहते हैं, वो एग्जाम आप देने की जब सोच रहे हैं, तो आपके अंदर की फीलिंग्स भी शुरू से ही वैसी हो जानी चाहिए। जैसे अगर मुझे असिस्टेंट डायरेक्टर जनसंपर्क बनना था, तो मैंने अपने अंदर फीलिंग्स भी वैसी लानी शुरू कर दी थी। और वो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहता है एक बॉडी लैंग्वेज के लिए। बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल पैदा करती है। जब आप इंटरव्यू बोर्ड में जाते हैं, उनको आप अभिवादन करते हैं, वहां पे बैठते हैं, और फिर वापस रूम से बाहर निकलते हैं, तो इससे पता चलता है कि आप कितने पोलाइट हैं। इन सारी चीजों को लेकर मैंने अपनी तैयारी शुरू की थी। करंट अफेयर बहुत ज्यादा इस पर मैटर क्रिएट करता है, क्योंकि ज्यादातर इंटरव्यू में उस वक्त आसपास क्या घटनाएं चल रही होती हैं, उसी से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। प्लस चूंकि मेरा जो एग्जाम था वो जनसंपर्क का था, तो जर्नलिज्म पे बहुत सारी बातें हुई, जर्नलिज्म के मुद्दों पर बहुत सारी बातें हुई। येलो जर्नलिज्म पे बातचीत हुई, उसके अलावा जो लगातार सिनेरियो चल रहा है उसके बात हुई, मीडिया ट्रायल्स पे बातचीत हुई। तो इन सारी चीजों के प्रति तैयारी करके रखनी चाहिए। स्पेशली एक बायोडाटा होता है जिसे हम डेफ बोलते हैं, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, उसी से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें स्कूलिंग कहाँ से हुई, कॉलेज कहाँ से हुआ, स्कूल का कोई नाम है तो उसका क्या मीनिंग है, कॉलेज का नाम है तो क्या मीनिंग, आपका खुद का जो नाम है तो उसका क्या अर्थ है, क्या उससे कोई पौराणिक कथा जुड़ी हुई है, या फिर क्या कोई इसका पर्यायवाची है। इन सारी चीजों की तैयारी करनी पड़ती है, और मैंने ये सारी चीजें की थी। मुझे लगता है शायद इसी का मुझे फायदा लिखा, और 22 आउट ऑफ 30 मार्क्स मिले। मनोज जी, आपने एक सिचुएशन मेंशन की कि जब आप आंसर कर रहे होते हैं तभी दूसरे बोर्ड मेंबर भी आपको इंटरप्ट कर देते हैं, तो इस सिचुएशन में आइडियली एक एस्पिरेंट को क्या करना चाहिए? मैंने जो किया था वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने पहले तो जिन्होंने इंटरेक्ट किया था उनके क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से सुना, और ध्यान से सुनने के बाद मैंने उनको बोला कि सर अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो मैं अपना पहला उत्तर पूरा कर लूं। उन्होंने खुद से बोला कि हाँ ठीक है, और उसके बाद फिर मैंने पहला अपना आंसर पूरा किया,
और उसके बाद फिर सेकंड बोर्ड मेंबर की तरफ देखते हुए फिर मैंने उनकी बातों का जवाब दिया। यहाँ पे एक चीज ये जरूरी है कि अगर किसी एक बोर्ड मेंबर ने क्वेश्चन पूछा है तो हम सिर्फ उसी की तरफ देख के बात ना करें, बल्कि वो इंटरव्यू बोर्ड में आमतौर पे 4 या 5 मेंबर्स होते हैं। तो जिन्होंने भी क्वेश्चन किया है, सबसे पहले हम क्वेश्चन के आंसर की स्टार्टिंग उनको देख के करें और उसके बाद बाकी जो बोर्ड मेंबर हैं, समय-समय पे उनसे भी अपना आई कांटेक्ट बना के रखें, ताकि उन्हें ये फील ना हो कि ये सिर्फ जो क्वेश्चन पूछ रहा है उन्हीं की तरफ ध्यान दे रहा है, बाकी लोगों को नेग्लेक्ट कर रहा है। तो मैंने जब भी अपने आंसर्स दिए, तो जिन्होंने भी क्वेश्चन पूछा था, मैंने उनके आंसर देने पे शुरुआत वहां से की और बाकी बोर्ड मेंबर के पास भी एक-एक आई व्यू मैं ले जाता रहा। उससे इनको ये फील हुआ कि ये जो पर्टिकुलर है, वो सभी लोगों की तरफ ध्यान दे रहा है और सभी लोगों से पोलाइटली बात कर रहा है। मुझे ऐसा फील हुआ। मनोज जी, अब आगे चलती हूँ और मैं बात करती हूँ इंटरव्यू के बारे में। कई बार ऐसा होता है कि आपको आंसर आते रहते हैं लेकिन आप जवाब नहीं दे पाते हैं जो आपकी बेस्ट कैपेसिटी होती है, और शायद जो उस समय से कॉन्फिडेंस थोड़ा एक लो होने शुरू हो जाता है। और अगर यही चीज सक्सेसिव, अगर आपको आंसर ही ना आए तो किस तरीके से कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है टिल द एंड ऑफ योर इंटरव्यू? और मुझे लगता है कि इंटरव्यू में आपको क्या आ रहा है इससे फर्क नहीं पड़ता, आप चीजों को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं उससे ज्यादा फर्क पड़ता है। अब मुझे भी याद है कई सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जिनका आंसर मुझे नहीं पता था, तो मैंने वहां पे बोर्ड मेंबर से माफी मांगी, लेकिन वो माफी मांगने का तरीका भी फ्लैट नहीं था। जैसे कि बार बार मैं सॉरी शब्द ही नहीं बोल रहा था, मैंने अपने उन सॉरी में भी वेरिएशंस लाए थे। जैसे एक क्वेश्चन में मैंने सॉरी सर मुझे इसका आंसर नहीं पता, दूसरे के लिए क्षमा कीजिएगा सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, माफ कीजिएगा सर इसका उत्तर दे पाने में मैं भी असमर्थ हूँ। तो इस तरह से मैंने अपने आंसर्स में जिनके आंसर्स नहीं आ रहे थे, मैं उसमें वेरिएशंस लाया था माफी मांगने के, और जिन क्वेश्चंस का आंसर आ रहा था उसको मैंने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ रखा था। तो चीजें यही मायने रखती हैं कि आप अपनी चीजों को किस तरह से रख रहे हैं। गलत चीजों को देने से बिल्कुल बचना चाहिए, क्योंकि जो बोर्ड मेंबर्स रहते हैं वो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं, उनको सारी चीजें पता रहती है, उनसे हम झूठ नहीं बोल सकते। हम ये सोचे कि हम कुछ और बता देंगे और वो सच मान लेंगे, तो ये अपना ही नुकसान करने वाली बात हो गई। तो सीधी सी बात है, जो चीज नहीं आ रही है उनमें हम सीधे सीधे अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते, बोर्ड मेंबर से सॉरी बोल ले, क्योंकि वो भी जानते हैं कि कोई भी एक व्यक्ति हर एक आंसर का जवाब दे पाने में सक्षम नहीं। तो यहाँ पे हमें अपनी ईमानदारी दिखानी पड़ती है। मनोज जी, ये तो हमने बहुत ही डिटेल में बात की किस तरीके से आपको असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ पब्लिक रिलेशंस की तैयारी करनी है, रिटन हो गया चाहे इंटरव्यू, और इंटरव्यू की भी अलग अलग जो सेगमेंट्स हैं उसको किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, बहुत ही अच्छे से मनोज जी आपने समझाया। किस तरीके से स्टडी आईक्यू आपकी जर्नी में साथ रहा है? स्टडी आईक्यू मेरे पूरे स्टडी का एक साथी रहा है, जो हमेशा मेरे साथ रहा है। क्योंकि जब मैंने अपने परीक्षा की शुरुआत की थी तो मैं ज्यादातर काम पे रहता था और काम से फुर्सत होने के बाद ही पढ़ाई कर पाता था। ऐसे में जब मैं फील्ड पे रह रहा हूँ, ट्रेवल कर रहा हूँ, तो स्टडी आईक्यू के वीडियोस लगातार मैं देखता था, क्योंकि स्टडी आईक्यू पे हर एक जो करंट का इश्यू रहता है, नेशनल और इंटरनेशनल, वो बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया जाता है और साथ में कंक्लूजन भी उसमें रहता है, जिससे हम अपना खुद का परसेप्शन बना पाते हैं। और दो अलग ऐसे शख्सियत हैं जिनको मैं पूरा क्रेडिट देना चाहूंगा अपने सक्सेस के पीछे। पहला तो डॉक्टर गौरव गर्ग सर, जिनके करंट अफेयर्स की बदौलत मैंने ये रैंक सिक्योर किया है, क्योंकि मेरे एग्जाम में करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा पोर्शन था। और दूसरा जीएस का पोर्शन डॉक्टर विपिन गोयल सर का। विपिन गोयल सर जिस तरह से जीएस पढ़ाते हैं, वो ऐसा लगता है कि जैसे हम पढ़ नहीं रहे हैं, एक मूवी सी चल रही है और मूवी इतनी इंटरेस्टिंग है कि वो पार्ट छोड़ने का मन नहीं करता। तो इस तरह से मैंने दोनों सर का लगातार वीडियोस देखे, कोर्स को कवर किया, और जो करंट अफेयर के इश्यूज रहते थे स्टडी आईक्यू पे, उसको भी फॉलो किया, और इसकी वजह से स्टडी आईक्यू का मैक्सिमम रोल रहा है मेरे सक्सेस के पीछे। मनोज जी, वी आर वेरी ग्लैड कि हम आपकी सक्सेस स्टोरी का हिस्सा बन सके और आपसे हमने काफी डिटेल में चर्चा की। हम इंटरव्यू के एंड में आ चुके हैं। आप कुछ फाइनल वर्ड्स, टिप्स, सजेशन सभी एस्पिरेंट्स को देना चाहेंगे जो सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, प्लस सीजीपीएससी असिस्टेंट डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस की तैयारी कर रहे हैं? मैं यही कहूंगा कि समय पर आपकी परीक्षा लेता रहता है, आपको अपना धैर्य नहीं खोना है। एक समय ऐसा आएगा जब आप अपने पीछे की परिस्थितियों को पलट कर देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि वो परिस्थितियां आई ही इसीलिए थी कि मुख्य परीक्षा जो आपकी सफलता के लिए जरूरी थी, उसके पहले परीक्षा दे रहे थे आप, ताकि ये पता चल पाए कि आप वाकई में इस परीक्षा के लायक थे या नहीं। तो जब भी आपके रास्ते में बाधाएं आए तो आप समझ जाइए कि आप सही राह में चल रहे हैं, और अगर आपका रास्ता सपाट है तो आप समझिए कि कुछ ना कुछ चूक जरूर हो रही है। तो मेरे साथ भी यही हुआ था, बाधाएं लगातार आ रही थी, उसने मेरा हौसला और बढ़ाया, क्योंकि जब बाधाएं आएंगी ही नहीं तो हमें सफलता का अहमियत पता कैसे चलेगा।
तो एस्पिरेंट से मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने अगर लक्ष्य ठान लिया है तो आप उसे पूरा करके ही दम लें, और जब आप सफलता तक पहुंचेंगे तो फिर आप देखेंगे जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन वो एक पीडीएफ जो रात को आता है वो पूरी की पूरी जीवन को बदल देता है। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। और एक बहुत ही पॉजिटिव नोट के साथ हम ये कर रहे हैं कि आप इतनी मेहनत करिए और शायद जो एक पीडीएफ रात को आते ही रिजल्ट के फॉर्म में वो आपकी जिंदगी बदल सकता है। इसलिए जिंदगी आपको बदलनी है, आपकी मेहनत ही बदल सकती है। धन्यवाद और पूरी टीम की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।